हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग होम गार्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है सटीक कटौती प्रस्ताव। सटीक कटौती प्रस्ताव एक प्रकार का कटौती प्रस्ताव नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। सटीक कटौती प्रस्ताव कटौती का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। नीतिगत प्रस्ताव, यह प्रस्ताव किसी विशेष मांग के तहत आने वाली किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए लाया जाता है। अर्थगत कटौती प्रस्ताव, यह प्रस्ताव किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है। प्रतीक कटौती प्रस्ताव, यह प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही जवाब है 2। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा गठन के विषय में अनुच्छेद 81 तथा 331 में प्रावधान है। अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यों में अधिकतम 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम 20 सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि उसकी राय में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। टोटल 552, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य मनोनीत सदस्य। लेकिन वर्तमान में इसकी प्रभावी संख्या राज्यों से 530, संघ राज्यों से 13 तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्यों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है पी और क्यू दोनों। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। अविश्वास प्रस्ताव सदन के विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है और किसी मंत्री विशेष के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव हेतु किसी विशेष आधार की जरूरत नहीं होती है। एक बार सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह सदन की सभी लंबित कार्यवाहियों को धारण कर लेता है और सामान्यतः सदस्यों द्वारा बोले जाने के पश्चात प्रधानमंत्री दोषारोपण के संदर्भ में उत्तर देता है। यदि सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को अपनाया जाता है तो मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देने के लिए बाध्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लोकसभा का चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग अन्य निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के 4 के अनुसार लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों को पालन से आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे। अगला क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब है 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है।
इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी और इसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्य के लिए सही है? तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। राज्यसभा के सदस्य के लिए सही है, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं और राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों को वेतन और भत्ते समान रूप से मिलते हैं और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में कितने घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पहले घंटे। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में प्रतिदिन बैठक के प्रारंभिक 1 घंटे तक 11 से 12 बजे तक होती है और इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक होता है और अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित होता है तथा अल्प सूचना प्रश्न वह होता है जो अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित है और जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट सूचनावधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। इसका भी मौखिक उत्तर दिया जाता है जिसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही जवाब है 47। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं जबकि अनुसूचित जातियों एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं अनुच्छेद 330 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो इसका सही जवाब है 84। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। 84 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है। तो इसका सही जवाब है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है। पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों में से कर लेती है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं हो सकती है? तो इसका सही जवाब है 15%। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
एक सतर्कता की दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। तो इसका सही जवाब है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों की तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जो केंद्र व सभी राज्य सरकारों के व्यय संबंधी लेखा का अंकेक्षण करता है और इस पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो निर्धारित किया गया है और वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, तो इसका सही जवाब है लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ लोगों की देखभाल करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया है? तो इसका सही जवाब है सत्यम कंप्यूटर्स मामला। सत्यम कंप्यूटर्स मामला भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया है। सत्यम कंप्यूटर मामला भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में उपबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका सही जवाब है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। दिए गए विकल्पों में कथन डी गलत है क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष न होकर 35 वर्ष है और अन्य दिए गए विकल्पों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है और राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये सही है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और उनका कार्यकाल 13/5/1967 से 3/5/1969 तक था और उनके बाद फखरुद्दीन अली अहमद इनका कार्यकाल 24/8/1974 से 11/2/1977 तक दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 25/7/2000 से 25/7/2007 तक था और मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, जो कि उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव का चयन राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र हैं और कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक है और केंद्र में मुख्य सचिव का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) में उल्लिखित है कि भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति होगा
वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है और उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका सही जवाब है जनसंख्या। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 81(2) क में उल्लिखित है कि राज्यों को लोकसभा की सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा और वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें दी गई हैं। भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 1963। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक है जिन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थायी निकाय है और इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इनके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अनुच्छेद 84 ख के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसका सही जवाब है 1/10 सदस्य। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कोरम का तात्पर्य है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है और लोकसभा सदस्य का निम्न सदन होता है और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है? इसका सही जवाब है 6 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यावधि 6 वर्ष होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है अर्थात इसे विघटित नहीं किया जा सकता और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं तथा इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति उस टाइम पे है जब ये क्वेश्चन उनके टाइम पे पूछा गया था। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रश्नकाल में प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे जो कि 13वें राष्ट्रपति के तौर पर 2012 से 2017 तक पद पर रहे और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के विघटन से बनने वाला है। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बनने वाला 29वां नवगठित राज्य है और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई और हैदराबाद में 10 साल के लिए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है और इस राज्य में 10 जिले, 119 विधानसभा क्षेत्र तथा 17 लोकसभा क्षेत्र आते हैं और राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रशेखर राव ने शपथ ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो इसका सही जवाब है संसद। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट
संसद पारित करता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है कोई भी सदन सत्र में नहीं। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है और इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है और इस अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। लेकिन राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है और जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब है सप्तम 7वीं अनुसूची में। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संसद व विधानसभाएं 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही अस्तित्व में रहेगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है उपसभापति। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता उपसभापति करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है और लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य उस पद के कर्तव्य का पालन करेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं होती हैं? उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। लोकसभा संसद का निम्न सदन है और लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है और इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है और लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य अर्हताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, वह पागल या दिवालिया न हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन वह कोई लाभ के पद पर न हो और उस व्यक्ति का नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही जवाब है किसी भी सदन में। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है और जब कोई सदस्य सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है और इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान
प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेगा और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है। जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम का विस्तार नहीं था और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित कानून है और यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है और अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पूरे भारत पर लागू है। अगला क्वेश्चन है, किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। किसी जाति की अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है और राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसे अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है और इससे संबंधित अनुच्छेद 341 व 342 है। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा के प्रति। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार करता है और मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो और यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा देना होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या उस विभाग से संबंधित विधेयक को निरस्त कर दे तो ऐसी स्थिति में समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है संसद में महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है संसद में महाभियोग। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण हेतु महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसके अंतर्गत संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा किंतु किसी सदन द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाने पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त हो और इसकी पूर्व सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दे दी गई हो। यदि सदन अपने 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन को भेजता है तो दूसरा सदन महाभियोग के आरोप की जांच स्वयं या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण से करा सकता है और ऐसी जांच में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने काउंसिल के माध्यम से बचाव कर सकता है। यदि जांच के पश्चात दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर दे तो उस तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही जवाब है 12। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी
और इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी और सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा के नाम से 23 अगस्त 1954 को जाना जाएगा और राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 सदस्य होंगे, जिसमें 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा द्वारा किया जाएगा तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है और सभी विज्ञापित या सभी विधेयक अंत में राष्ट्रपति की मुहर के बाद ही कानून बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हों। अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह उपयुक्त तीनों शर्तें पूरी करता हो और उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा और राज्य के अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी, जो अब पुदुचेरी है, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाएं भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही नहीं है, तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा। अनुच्छेद 56 के ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा। अतः राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। अतः विकल्प डी असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध कौन चुने गए थे? डॉक्टर संजीव रेड्डी। भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था और राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार 1952 से 1962 तक राष्ट्रपति चुने गए थे और राधाकृष्णन ने वर्ष 1962 में C.H. रॉय को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था और वर्ष 1969 में वराहगिरी वेंकट गिरी V.V. गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है महान्यायवादी। लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी को है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और संसद के किसी भी सदन में इसे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है और महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है
प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। भारतीय संविधान के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है और इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है और संविधान में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है और शून्यकाल का यह नाम 1960 से 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किसी समय समाचार पत्रों में तब दिया गया जब बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। अतः शून्यकाल को भारत की देन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य 80 से हैं और बिहार राज्य से 40, महाराष्ट्र से 48 तथा मध्य प्रदेश से 29 प्रतिनिधि लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार सभा को निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भंग किया था? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। पहली बार लोकसभा को इंदिरा गांधी ने भंग किया था। दिसंबर 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम लोकसभा को भंग किया था और भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो कि यह सही नहीं है। और राज्यसभा के बारे में क्या क्या सही है? संसद का उच्च सदन कहलाता है, वित्त विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य 12 राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है क्योंकि संघ के रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है और राष्ट्रपति अपने में निहित रक्षा बलों का समादेश उस विधि के अनुसार प्रयुक्त करता है जिसे संसद बनाए और राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुखों को भी नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति शामिल है। अतः संसद इन्हीं तीनों के सम्मिलित करके बनती है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट का नेता होता है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। कैबिनेट का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है और इसमें वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कनिष्ठ मंत्री, राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग दोषारोपण की प्रक्रिया तब संचालित की जा सकती है जब वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करें और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी सदन में
पेश किया जा सकता है। लेकिन जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाना हो, उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित आरोप पत्र की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है और राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिए जाने की सूचना के 14 दिन बाद पहला सदन विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन में भेज देता है और दूसरा सदन आरोपों की जांच करके विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर देता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी और इस स्थिति में राष्ट्रपति पद मुक्त माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के दोषारोपण पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर पदच्युत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है पीवी नरसिम्हन राव। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार 26 मई 2014 को ग्रहण किया और प्रश्नकाल के दौरान जब यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो 1991 से 1996 तक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। भारतीय राज्य तमिलनाडु में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा विधानसभा एवं विधान परिषद यदि अस्तित्व में है तो इसे मिलकर बनता है और वर्तमान में देश के 6 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन है, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। तो इसका सही जवाब है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो केंद्र व सभी राज्य सरकारों के व्यय संबंधी लेखों का अंकेक्षण करता है और इस पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो निर्धारित किया गया है और वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है उसको आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है मंत्रिमंडल का अनुमोदन। कार्यकारण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों को मंत्रिमंडल का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कार्यकारण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है उनको मंत्रिमंडल के अनुसार अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और आगे अब यहाँ से राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में
चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए और साथ ही किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए भत्तों को छोड़कर है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। और भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और उसका कर्तव्य और कार्य क्या क्या होता है? ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं और कानूनी रूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना और संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। अगला क्वेश्चन है, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है, परंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भाग है और इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है और वह दो अलग अलग और पृथक पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब है 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1 नामित एंग्लो इंडियन सदस्य है। उत्तर प्रदेश राज्य एक द्विसदनी विधायिका है जिसमें विधान परिषद, एक उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन शामिल है और यह भारत की सबसे बड़ी विधायिका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो इसका सही जवाब है भारत के निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचित आयोग चुनाव आयोजित करता है। भारत का चुनाव आयोग भारत संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है और यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव का प्रशासन करता है। और राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संगठन है जो 3 प्रकार के ग्रामीण स्थानीय निकाय और 4 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को आयोजित कराता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? तो इसका सही जवाब है प्रत्येक राज्य की जनसंख्या। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के पर आधारित होती हैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी
को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है और सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के परिणाम स्वरूप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या में 1952 से समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही जवाब है भारत की संसद। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार भारत की संसद के पास होता है। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है और संविधान के अनुच्छेद 169 से 177 तक राज्यों में विधान मंडलों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 169 में संसद को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है तथा अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचनाओं का उल्लेख है और वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनी संरचना है जो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना है और शेष 22 राज्यों में एक सदनीय संरचना है जिसका अर्थ है उनके पास केवल विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब है 396। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 396 निर्वाचित सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या निम्न है, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो इसका सही जवाब है राज्य के महाधिवक्ता। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार राज्य के महाधिवक्ता को है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार राज्य के महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री के पास होता है और राज्यपाल का कार्य राज्य के सदनों को आहूत करना तथा मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने के साथ साथ बनाए गए नियमों पर अपनी सहमति व्यक्त करना होता है और संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है और अजय कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य महाधिवक्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है और राज्य विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं और कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं और द्विसदनी विधानमंडल वाले अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रूप में हैं और भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 36 में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है 7वें संवैधानिक संशोधन। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। 1956 का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने की व्यवस्था को अपनाया गया और राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख है जैसे कि राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों
सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही जवाब है राज्य के महाधिवक्ता। राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार राज्य के महाधिवक्ता को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है और राज्यों के महाधिवक्ता को वही स्थान प्राप्त है जो संघ में भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब है केवल भारतीय संसद। राज्य के राज्यपालों और पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है। राज्य के राज्यपालों और पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 158 के तहत दिया गया है और इसके तहत राज्यपाल संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी और राज्यपाल के वेतन, भत्ते और उपलब्धियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। वह निःशुल्क आवास का अधिकारी होता है तथा यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे वेतन और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाते हैं जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? तो इसका सही जवाब है 31। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं तथा 238 सदस्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कुल 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) और अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा उसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब है 500 सीटें। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्य की संख्या 500 सीटें होती हैं। विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रमुख निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500
और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। किंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा पुडुचेरी इसके अपवाद हैं, जिनकी विधानसभाओं की सदस्य संख्या क्रमशः 32, 40, 40 तथा 30 है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल करते हैं, जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो राज्य में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल गवर्नर होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। और इसकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, जो अनुच्छेद 165 में दिया गया है, उसकी नियुक्ति भी करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। और महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।